Hello everyone, welcome back to my online classroom guys. This is Rahul Vishkarma and you are watching your favorite channel PI Rahul. So guys, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में सीखा था? हम गए थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पास में और उनका इंट्रो अच्छे से हमने ले लिया था। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है सर कि जब भी आप कोई लाइट रे अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर इंसिडेंट करवाते हो तो लाइट रे वापस उसी मीडियम में इंटरनली क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं सर, वो इंसिडेंट एंगल जहाँ पर जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। आई की वो वैल्यू जहाँ पर क्या हो जाए? आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, वो क्रिटिकल एंगल बन जाता है। खत्म। खैर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में नहीं था, मैंने उसे ज़बरदस्ती पढ़ाया है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि आज हम पढ़ने वाले हैं रेनबो फॉर्मेशन और रेनबो फॉर्मेशन में उसका काम आने वाला है। चलो बच्चों, अच्छा सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। रेनबो फॉर्मेशन के लिए आपको रेनबो कैसे दिखाई देता है? 7 कलर के स्पेक्ट्रम में ना। हाँ, 7 कलर के स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। तो सोचो, क्या कहीं ना कहीं डिस्पर्जन हो रहा होगा? भाई लाइट रे 7 कलर्स में कब डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? जब उसका डिस्पर्जन होगा, और डिस्पर्जन होगा तो डिस्पर्जन तो सर हमने प्रिज्म की तरह पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि एवरी वाटर ड्रॉपलेट टी फर्स्ट पॉइंट, ईच वाटर ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट behaves like a small prism, like a small छोटू सा स्मॉल प्रिज्म। यानी हर एक वाटर की ड्रॉप, हर एक पानी की छोटी से छोटी बूंद वो अपने आप को क्या समझती है? अपने आप को प्रिज्म समझती है। क्या समझती है बच्चों? प्रिज्म समझती है। चलो प्रिज्म समझा, ठीक है। ये वाटर की ड्रॉपलेट सर ये कुछ ज़्यादा नहीं बड़ी नहीं होगी, ठीक है कोई बात नहीं, अब समझाने के लिए बड़ी तो बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही सनलाइट से इट्स वाटर की ड्रॉप पर टकराएगी तो यहाँ इन दोनों का मिलन होगा। मान लो ये पॉइंट नंबर 1, एग्जैक्टली ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 पर सनलाइट वाटर ड्रॉप में एंटर होने का ट्राई कर रही है, हो जाएगी। अब ये ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव करेगी बच्चों? प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। अब प्रिज्म में क्या होता है? रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। मैंने आपको बताया है प्रिज्म में लेक्चर नंबर 2 में। तो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों एक साथ होंगे, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी होगा और डिस्पर्जन भी होगा। तो रिफ्रैक्शन होने का मतलब तो क्या कि सर सनलाइट जो है वो आपकी थोड़ी सी तिरछी जाएगी और कुछ इस तरीके से जाएगी। भाई अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो सनलाइट यहाँ आती, रिफ्रैक्शन हुआ तो सनलाइट यहाँ गिर गई, कोई रहते। ठीक है भाई, तेने बोला मैंने मान लिया। ये थोड़ा सा अलग बन गया है, ओके। और अगर रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे क्या करेगी? 2 पार्ट्स में टूट जाएगी। लाइट रे क्या करेगी? 2 पार्ट्स में टूट जाएगी, या बोले तो 7 कलर के स्पेक्ट्रम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये है वॉयलेट, ये है रेड कलर। चलिए अब ये ना आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया, बाकी ये एक छोटा सा पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 पर क्या हुआ कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों सनलाइट टकरा गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों सनलाइट टकरा गई। ये कुछ ज़्यादा नीचे बन गया है बच्चों, छी इतना गंदा। ए 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 ये लो, अब ठीक है। ये वॉयलेट कलर, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन भी हो गया, डिस्पर्जन भी हो गया। रिफ्रैक्शन हुआ इसलिए लाइट रे थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई, डिस्पर्जन हुआ इसलिए लाइट रे किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? 7 कलर के स्पेक्ट्रम में। ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम है, इसके रेड और वायलेट, रेड और वायलेट, ठीक है। इसके बीच में बाकी 5 कलर और है, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम बना है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 पर ये जाके वाटर ड्रॉपलेट के दूसरी तरफ जाके टकरा गई। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पर इन पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ क्या होगा बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट रे वापस कहाँ चली जाएगी? उसी मीडियम में चली जाएगी।
लाइट रे वापस कहाँ चली गई, उसी मीडियम में। देखो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये लाइट रे वापस निकल जाती, लाइट रे वापस निकल जाती, ठीक है, निकलती वापस स्पेक्ट्रम में ही, इधर भी रेड और इधर भी वॉयलेट, निकलता तो स्पेक्ट्रम ही निकलता, लेकिन ये वाटर ड्रॉपलेट के बिल्कुल सामने, सन और स्पेक्ट्रम दोनों आमने सामने हो जाते। बट यहाँ क्या हुआ बच्चों, पॉइंट नंबर 2 पे टकराने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो वो कुछ इस तरीके से हुआ, ये रेड, ये वॉयलेट, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट नंबर 3 है बच्चों, ये वापस से कहाँ टकराई, पॉइंट नंबर 3 पे टकराई। कहाँ टकराई, पॉइंट नंबर 3 पे। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट से कहाँ जा रही है, वापस से एयर में। ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, और लाइट रे को कहाँ जाना है, एयर में जाना है। तो ड्रॉपलेट से एयर में जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। तो बताओ क्या होगा, तो लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा, ओनली वो ऑब्वियसली बात है, लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा और ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ये वॉयलेट वाली गई और ये रेड वाली लाइट चली गई, ये रेड, ये वॉयलेट। तो आपको यहाँ पर रेनबो दिखाई देता है। क्लियर। तो इसमें 3 केसेस हुए, पहले रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन, और आपको क्या मिल गया, स्पेक्ट्रम मिल गया, एक रेनबो मिल गया। आपको क्या मिल गया बच्चों, एक रेनबो मिल गया। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, हमेशा रेनबो सनलाइट के बिल्कुल, सन के बिल्कुल अपोजिट बनता है, ऑलवेज सन के अपोजिट बनता है। क्यों, इस वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता तो आपका रेनबो यहाँ बनता, सन के सामने, बिल्कुल सन के इन फ्रंट ऑफ द सन। बट आपका हमेशा कहाँ बनेगा, अपोजिट। अगर सन ईस्ट में है तो आपको वेस्ट में रेनबो दिखाई देगा, और अगर सन वेस्ट में है तो आपको रेनबो ईस्ट में दिखाई देगा, इसलिए। क्लियर है। चलो अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट तो क्या कि लाइट, हर एक वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव करेगी, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट पर देखो, व्हेन लाइट रे एंटर इन ड्रॉप, जब लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट में एंटर होती है तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों होते हैं। देन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन बोथ अकर्स, दोनों होते हैं। रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है, दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब यहाँ रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन के बाद कहाँ टकराएगी, सामने जाके टकराएगी। सामने जाके टकराएगी तो इस सेकंड नंबर पॉइंट पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट रे, अब क्या हो गया, यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिल गया, तो मैं लाइट रे की जगह लिखता हूँ व्हेन द लाइट स्पेक्ट्रम। व्हेन द लाइट स्पेक्ट्रम, अच्छा स्पेक्ट्रम क्यों लिखा, अरे भाई यहाँ टकराई और यहाँ मुझे क्या मिल गया, स्पेक्ट्रम मिल गया, इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम लिख दिया। आप लाइट रे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने स्पेक्ट्रम लिखा तो अच्छा लग रहा है, तो ये स्पेक्ट्रम इस पॉइंट पे टकरा है। व्हेन द लाइट स्पेक्ट्रम स्ट्राइक्स ऑन द अदर सरफेस, ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ स्पेयर, फ्रंट सरफेस ऑफ ड्रॉप, इट गेट, क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, इट गेट TIR। यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉइंट नंबर 2 पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाती है, इस जो स्पेक्ट्रम है ये क्या हो जाएगा, इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा। अगेन दिखाई दे रहा है क्या,
एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, लास्ट पॉइंट लिखते हैं। आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट स्पेक्ट्रम again get refracted and exit to the air, exit to the atmosphere, ऐसा लिखते हैं। एग्जिट टू द एटमॉस्फेयर मतलब ये कि जब लाइट रे का ये जो लाइट स्पेक्ट्रम आया, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहाँ टकराया? पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 पे टकराने के बाद इस स्पेक्ट्रम का क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया बच्चों। क्या हो गया? इसका रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्रैक्शन हो गया तो ये लाइट रे एटमॉस्फेयर में चली गई, या जो स्पेक्ट्रम है ये कहाँ चला गया? इसमें एटमॉस्फेयर में चला गया और मुझे रेनबो दिखाई देने लगा। तो द आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट स्पेक्ट्रम अगेन गेट रिफ्रैक्टेड एट पॉइंट नंबर 3 एंड एग्जिट टू द एटमॉस्फेयर। और यहाँ से क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है। किसके लिए? एटमॉस्फेयर में जाने के लिए ये तैयार है यहाँ से, और यहाँ से आपको रेनबो मिल जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि रेनबो हमेशा कहाँ बनेगा? अपोजिट टू द, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं पॉइंट नंबर 5। रेनबो ऑलवेज फॉर्म एट अपोजिट, या ऐसे लिखते हैं ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू द सन। हमेशा सन के अपोजिट बनता है। क्यों? क्योंकि देखो आपको यहाँ से रीज़न पता लग जाएगा। ठीक है, एक बार इसको कॉपी करेंगे। अब मैं अलग अलग पॉइंट पर एक बार और समझाएंगे इसको, पहले आप कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। अब लास्ट एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सनलाइट आई और वाटर ड्रॉपलेट में एंटर होने का ट्राई किया। यहाँ पर जब देखा तो ये वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव करेगी बच्चों? प्रिज्म की तरह। ये वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव करेगी? एक छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। और प्रिज्म में हमेशा जब भी लाइट रे एंटर होती है तो दो केस होते हैं। क्या? रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। तो यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 1 पर दो केस होंगे। एक होगा आपका रिफ्रैक्शन और दूसरा होगा डिस्पर्जन। ठीक है, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन। कहाँ? पॉइंट नंबर 1 पे। जैसे ही यहाँ टकराई सामने दूसरी सरफेस पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या हो गया? इस वाटर ड्रॉपलेट के साथ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या? कि सर जहाँ से लाइट रे आ रही है जिस मीडियम से, वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। तो वाटर ड्रॉपलेट में लाइट कहाँ से एंटर हो रही थी? वाटर में से, वापस इसी मीडियम में चली गई तो कहाँ टकराए? पॉइंट नंबर 3 पे टकराए। पॉइंट नंबर 3 पे जा टकराए। 3 पे क्या हुआ? ओनली रिफ्लेक्शन होगा, ओनली रिफ्रैक्शन हुआ। और यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब हमें क्या मिल गया? रेनबो मिल गया। और ये हमेशा इन दोनों आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। अगर सन आपका ईस्ट में है तो रेनबो आपको वेस्ट में दिखाई देगा, अगर सन आपका वेस्ट में है तो रेनबो आपको ईस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑलवेज आपको हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। ये रेनबो फॉर्मेशन है। मज़ा आया? तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रेनबो फॉर्मेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन। डिस्पर्जन होना जरूरी है, डिस्पर्जन हो गया। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, और एक रिफ्रैक्शन होना जरूरी है। अगर वाटर ड्रॉपलेट में सनलाइट एंटर हो रही है, भाई ऑब्वियसली बात है, सुनो, आपको रेनबो हमेशा बारिश के बाद दिखाई देता है।
ज़्यादा चांसेस हमेशा रेनबो फॉर्मेशन के कब होते हैं? बारिश के बाद। क्यों भाई? एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट तो नॉर्मली भी अवेलेबल है, बचपन से पढ़ते आए हैं जियोग्राफी में कि एटमॉस्फेयर में वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स अवेलेबल है, तो हमेशा क्यों नहीं दिखाई देता? मोस्ट प्रोबेबली जब बारिश हो जाए उसके बाद जब सनलाइट निकलती है तो बारिश के बाद दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बारिश के बाद वाटर ड्रॉपलेट में प्रॉपर सनलाइट आएगी एक तो, दूसरी बात वाटर ड्रॉपलेट की जो डेंसिटी है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तीनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी डिस्पर्जन हो रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं आया और कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तीनों कंडीशन सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे होनी चाहिए, तीनों कंडीशन सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे होनी चाहिए, तभी आपका रेनबो फॉर्मेशन बनेगा। कभी ऐसा हो कि डिस्पर्जन हो गया और ये दोनों नहीं हुए तो रेनबो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमेशा रेनबो फॉर्मेशन के लिए वाटर ड्रॉपलेट के साथ में ये तीनों कंडीशंस होना कंपलसरी है। अगर ये तीनों होगी तो आपका रेनबो बनेगा, तीनों में से अगर एक भी गायब हुई तो रेनबो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका रेनबो फॉर्मेशन है। ये बच्चों बोर्ड में काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि रेनबो फॉर्मेशन समझाओ, कभी 1 नंबर में कभी 2 नंबर में, जैसे भी है, बट ये रेनबो फॉर्मेशन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब के लिए आप आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर का ध्यान रखें, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के साथ में डेली लाइफ में आपके साथ जो भी घटना घटित होती है रिफ्रैक्शन को लेके, वो सारी भी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे और रिफ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर का और ये चैप्टर बचा हुआ है, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।